ये सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार एनपीटी सीटीबीटी एमटीसीआर या एमसीटी। मित्रों, इसमें जो है इस यूनिट में क्या इस चैप्टर में हमको इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बिल्कुल क्रम से हम, जैसा कि हम लोगों के सिलेबस में है, क्रम से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से आपसे वही कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार। सामूहिक विनाश के हथियारों का मतलब, जैसे देखा जाए तो जो कुछ भी भयानक हथियार, जो विनाशक हथियार जो बने हैं, वो सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बने हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सन 1945 में महाविनाशक हथियार परमाणु बम के निर्माण और जापानी नगरों पर उसका प्रयोग होना संपूर्ण विश्व के लिए दिल दहला देने वाली घटना थी। हालांकि परमाणु हथियारों के बारे में, विनाशक क्षमता के बारे में हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें हमको एक पूरी यूनिट ही पढ़ना था, परमाणु युद्ध कला। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम का निर्माण हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पर उनका प्रयोग, जैसा कि संपूर्ण विश्व ने देखा भी कि तुरंत उसका प्रभाव होता है, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उसका प्रभाव देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये तुरंत तो भयानक है ही, आने वाले समय के लिए भी भयानक है। ठीक, चलिए, इसके बाद इन हथियारों के निर्माण एवं विकास की तो जैसे बाढ़ सी आ गई, बाढ़ सी आ गई मित्रों। ये भयानक हथियार था, अमेरिका का एकाधिकार हुआ, अमेरिका से उसके विरोधियों के पास गया, सोवियत संघ ने बनाया, उसके बाद फिर ब्रिटेन ने बनाया, फ्रांस ने बनाया, फिर चाइना ने बनाया, उसके बाद भारत ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया। धीरे धीरे करके वर्तमान समय में लगभग 10 राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार मौजूद है, 10 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। ठीक है, 10 राष्ट्रों के पास तो परमाणु हथियार मौजूद होंगे, और टेक्नोलॉजी तो लगभग सभी बहुत सारे राष्ट्रों के पास होंगी। ठीक है, प्रत्येक महाशक्ति इस हथियार की देखिए है। इसके बाद जब हथियारों के निर्माण और विकास की बाढ़ आ गई और प्रत्येक महाशक्ति इस हथियार के प्राप्ति एवं निर्माण हेतु प्रयासरत दिखने लगी, अक्टूबर 1945 में ही इस महाविनाशक हथियार से संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए एवं अन्य राष्ट्रों तक इसके प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन महाशक्तियों को भला संयुक्त राष्ट्र संघ कहां तक रोक सकता था? बात तो सत्य है भाई। जैसे कहा जाए ना, जिसको बचाने वाला ही अगर मारने पर उतारू हो जाए तो उसको कौन बचा सकता है मित्रों। यूं कह सकते हैं कि अगर जिनको जो है भगवान शंकर, भगवान विष्णु ही मारने के लिए ठान ले मन में, उनको बचाने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि उनको वो स्वयं बचा सकते हैं जिनसे उनको खतरा हो, भाई भगवान विष्णु हो चाहे शंकर जी हो, क्योंकि महाशक्तियां इसी स्तर की हैं लगभग। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान विष्णु और उनसे तुलना नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शंकर से द्रोह रखने वाला, उसको जो है कोई नहीं बचा सकता तीनों लोकों में, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है, कोई ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त नहीं था इसको, जो कुछ भी था महाशक्तियों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामंजस्य और समर्थन और सहयोग के आधार पर ही इसका निर्माण हुआ था। इसलिए महाशक्तियों को भला संयुक्त राष्ट्र संघ कहां तक रोक सकता था? अगर वो रोकते हैं तो रुक जाते हैं, मान लीजिए किसी बात को मान लेते हैं, तो उनकी दया है, उनकी इच्छा है, उनकी मानवता है। ठीक है, 1945 तक केवल अमेरिका के पास ही इस दैत्यागार अस्त्र का एकाधिकार बना रहा। इस समय तक अमेरिका किसी से भी भयभीत नहीं रहा, बल्कि इसकी दादागिरी और चौधराहट संपूर्ण विश्व में छाई रही। भाई विश्व में परमाणु हथियार केवल उसी के पास था। जहां पर परमाणु हथियार की भयानकता थी, उस भयानकता को और विनाश लीला को वो हिरोशिमा और नागासाकी के घटनाओं ने संपूर्ण विश्व के सामने उजागर भी कर दिया था। इसलिए जो है संपूर्ण विश्व में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका से उस समय पंगा ले। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु अस्त्र का निर्माण करके अमेरिका का एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी 1945 में जब अमेरिका के पास था तो फुल गुंडई में था अपने। 1949 में जब सोवियत संघ ने बना लिया तो गुंडई उनकी दो भागों में बंट गई, यानी गुंडई दोनों की हाफ हाफ हो गई। अमेरिका की हाफ हो गई, आधी गुंडई सोवियत संघ के हाथों में चली आई।
ठीक है। इसी बीच 1952 में ब्रिटेन, 60 में फ्रांस एवं चीन ने 1964 में इस महाविनाशक हथियार का निर्माण कर लिए। इस प्रकार इस शक्ति के कुल 5 ध्रुव हो गए आ गए। सन 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट करके इस महाविनाशक हथियार को प्राप्त करने वाला 6वां ध्रुव बन गया। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी के अंत में पाकिस्तान और उसके बाद इजरायल, उत्तर कोरिया, ईरान आदि राष्ट्र भी इस ध्रुव के अंग बनते चले गए। 1949 में सोवियत संघ के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ऐसा भयभीत हुआ कि उसने अपनी सुरक्षा एवं सोवियत प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एक सैनिक संगठन नाटो का गठन कर लिया। मित्रों, नाटो से तो आप सब लोग परिचित हैं, और उसे परमाणु अस्त्र से संपन्न भी कर दिया नाटो को, भाई, जिसमें वर्तमान समय में नाटो के लगभग 30 कंट्री हैं सदस्य। और नाटो के विकल्प के रूप में सन 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक गठन करके उसे भी परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। दोनों विरोधी महाशक्ति गुट परमाणु शक्ति संपन्न हो गए और दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ शीत युद्ध प्रबल गति से जारी रहा। मित्रों, बाकी इसके बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परिचित भी हैं कि अमेरिकी गुट और सोवियत गुट दोनों ही एक विचारधाराओं का संघर्ष चलता रहा। दोनों जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों एक साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिए हैं, लेकिन क्योंकि उस समय जर्मनी का डर दोनों के लिए था, लेकिन तुरंत ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ अलग हो गए और विश्व में 2 महाशक्तियों के नाम से ये दोनों प्रसिद्ध हो गए। ठीक है। और दोनों ही महाशक्तियां लगभग 1945 और 50 के बीच में परमाणु शक्ति संपन्न भी हो गई। ठीक है। दोनों के विचार, दोनों के में एक प्रकार से जो भी संघर्ष रहा वो विचारधाराओं का संघर्ष रहा। जैसे हम लोग कहते हैं ना मित्रों कि अगर 2 राष्ट्रों के अगर विचार आपस में मिलते हैं तो उनमें दोस्ती हो सकती है। अगर विचार नहीं मिलते हैं और खास करके विरोधी हैं, विचारधारा है, तो दोनों में तनाव जरूर व्याप्त होगा। वही तनाव जो है शीत युद्ध के रूप में इन दोनों के बीच में व्याप्त रहा। ठीक है। चलिए, दोनों विरोधी महाशक्ति गुट परमाणु शक्ति संपन्न हो गए और दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ शीत युद्ध प्रबल गति से जारी रहा, जिससे शस्त्रीकरण की गति इतनी तेज हो गई कि विश्व में इतने महाविनाशक हथियार निर्मित कर लिए गए कि इस धरती को अगर उनका प्रयोग होता है तो इस धरती को कई बार नष्ट किया जा सकता है, अभी भी कह सकते हैं हम। इन महाविनाशक हथियारों में केवल परमाणु हथियार ही शामिल नहीं रहे, बल्कि परमाणु हथियार के साथ रासायनिक एवं जैविक हथियारों का भी भंडारण होता रहा। सस्ता होने के कारण रासायनिक एवं जैविक हथियारों को गरीबों के परमाणु बम के नाम से जाना जाता है। इसलिए इन हथियारों का भंडारण अन्य राष्ट्रों ने भी कर लिया, क्योंकि बड़े गरीबों का परमाणु बम है तो ज्यादातर राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए इसका भी भंडारण कर लिया। और क्योंकि परमाणु बम इसलिए कहा जाता है इसको भी कि मारक क्षमता में परमाणु हथियारों से किसी प्रकार कम नहीं होता ये। ठीक है। और थोड़ा सस्ता होने के कारण ये गरीबों का परमाणु हथियार है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसकी मारक क्षमता से कोरोना वायरस संपूर्ण विश्व में किस तरह तहलका मचा दिया था, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, जबकि युद्ध में प्रयोग अभी नहीं हो रहा है, अगर युद्ध में प्रयोग होने लगेगा जहां खुलेआम हथियारों का प्रयोग होगा, वायरस पे वायरस अटैक होंगे। ठीक है। कोरोना जैसे ना जाने कितने भयानक वायरस जो है महाशक्तियों के पास, चाइना जैसे राष्ट्रों के पास अभी भी भंडार में मौजूद हैं। जब उनका लड़ाई के मैदान में प्रयोग होगा तो आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण विश्व की स्थिति क्या होगी। जबकि अभी सब लोग परिचित हो चुके हैं कोरोना वायरस से, जबकि लड़ाई नहीं हो रही है, केवल पता नहीं कहां से फटक गया था एक वायरस, संपूर्ण विश्व में तहलका मचा दिया था, विश्व में महामारी फैला दिया था, यूं कहिए। ठीक है। और इन्हीं विनाशक हथियारों में ही अमेरिका ने 1952 में हाइड्रोजन बम एवं 1958 में न्यूट्रॉन बम का भी निर्माण कर लिया, जो परमाणु अस्त्रों से कई गुना शक्तिशाली होते हैं। वर्ष 60 से 80 के दशक में हर प्रकार के मिसाइलों के निर्माण ने इन हथियारों को गति प्रदान की, जिसके प्रयोग मात्र से कुछ ही समय में किसी भी राष्ट्र को या संपूर्ण विश्व को युद्ध भूमि में बदला जा सकता है। मिसाइलों का मतलब बच्चे प्रक्षेपास्त्र।
ठीक है। परमाणु हथियारों की तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी कहा जाता है, के प्रस्तावों को संपूर्ण विश्व से स्वीकार करने की अपील की गई। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के साथ ही गैर परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र परमाणु अस्त्र ना बना पाए, इस उद्देश्य से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का गठन किया गया। यानी जिनके पास जो बना लिए हैं वो तो बना लिए हैं, लेकिन और लोग, सभी लोग परमाणु हथियार को बिल्कुल जो है ये ना समझ लें कि ये छोटा सा हथियार है, सब लोग बनाना शुरू कर दें परमाणु हथियार, जहां लड़ाई हो लड़ाई में भी परमाणु हथियारों का प्रयोग शुरू कर दें। यानी इस प्रसार से बचने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी गठन किया गया। एनपीटी का गठन, एनपीटी एक संधि है मित्रों, ट्रीटी है, और एनएफजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी गठन किया गया। वर्ष 1996 में सीटीबीटी के माध्यम से परमाणु अप्रसार का प्रयास किया गया। वह समय अत्यंत घातक होगा जब परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में हो जाएगा, और वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त ना हो। पाकिस्तान के हाथ में होना भी खतरनाक है, क्योंकि आतंकवाद के जनक के रूप में पाकिस्तान को ही जाना जाता है। हालांकि परस्पर विनाश के भय एवं शक्ति संतुलन के कारण महाशक्तियों में युद्ध की संभावना तो कम ही है, लेकिन यदि परमाणु हथियार दुर्भाग्य से कभी चलने लगे तो विश्व को बचाना अत्यंत ही कठिन होगा। छोटे हथियारों का प्रसार इन महाशक्तियों ने बहुत तेजी से किया है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा शस्त्र व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। शस्त्र व्यापार में तो इन्होंने किसी पात्र कुपात्र पर विचार किए बिना सभी को हथियार बेचे, और वर्तमान समय में तो हथियारों के सौदागरों की संख्या काफी हो गई है। मित्रों, सौदागर की बात है, मतलब जिसको कहते हैं व्यापारी, हथियारों के व्यापारी, क्योंकि सामान्य चीजों से हथियारों की कीमत महंगी होती है, और हथियारों पर ही इसीलिए जो है हथियारों की बिक्री पर ही बहुत सी महाशक्तियां, या कह सकते हैं संपूर्ण महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था का एक भाग टिका हुआ है। ठीक है, यानी आर्थिक विकास का एक आधार बना हुआ है हथियारों का व्यापार। इन महाशक्तियों ने अपने अर्थ लाभ, स्वार्थ पूर्ति, राजनीतिक लाभों आदि के लिए अपने मित्रों, गैर मित्रों, आतंकवादियों, अन्य राष्ट्रों के आंतरिक खतरा पहुंचाने वाले विरोधी संगठनों आदि को भारी मात्रा में हथियारों की सेवा उपलब्ध कराते रहे। फिलहाल अभी महाविनाशक हथियारों का प्रसार मात्र कुछ राष्ट्रों तक ही सीमित है। तो मित्रों, यहाँ पर छोटे हथियारों की बात जहां पर देख सकते हैं, तो इन महाशक्तियों ने सबको लगभग बेचा है, यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी बेचा है, आतंकवाद को जन्म भी दिया है। ओसामा बिन लादेन जैसे, अलकायदा जैसे संगठन और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी, जिनका जन्मदाता अमेरिका जैसे राष्ट्र को माना जाता है, तो इन्होंने हथियार सबको बेचे हैं, लेकिन छोटे हथियार। अभी फिलहाल परमाणु हथियार कोई किसी को नहीं बेचा है। इसलिए नहीं बेचे हैं कि परमाणु हथियार अपने आप में ही एक जो है, क्या बोलते हैं, मौत का तांडव कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो मित्रों आगे हम लोग इसको जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हालांकि आगे हम जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम इसके पहले जो है एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे एनपीटी, सीटीबीटी। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, इसको आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए। बाकी हम लोग अगले भाग में एनपीटी और उसके बाद सीटीबीटी, फिर आगे जो छोटे छोटे जो संगठन है जिनको जो है परमाणु अप्रसार के लिए जो है संबंधित जो है जो बनाए गए, उसके बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।